नमस्ते बच्चों, आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 भी आपका देखिए, आपका वही वाला पीरियड है ईसा पूर्व 600 से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है। 600 BC टू 600 कॉमन एरा BCE, राइट। अब ये जो हमारा जो फर्स्ट लाइन इस चैप्टर की क्या कह रही है कि हम आपको 1000 साल लंबी यात्रा पर ले जाएंगे। लंबी यात्रा, कैसी लंबी यात्रा? विचारकों की। लेसन का नाम ही देखिए क्या कह रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर है हमारा सेम पीरियड का, जो हम देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 600, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, तो हम 600 ईसा BC और 600 आगे तक का हमारा सिलेबस है। पर ये आपको और थोड़ा सा इस पीरियड से थोड़ा सा और पीछे चलिए, 600 से पीछे देखिए 700, 800, 1000, 1500, इस तरह से वो आपको दिखा रहा है कि पीछे का भी एक बैकग्राउंड देगा। ये चैप्टर हमें बेसिकली अभी तक हमने क्या किया है कि हमने सेम पीरियड का चैप्टर 2 में राजनीतिक पढ़ा है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। थर्ड चैप्टर में सेम पीरियड का हमने सामाजिक पढ़ा है, और सेम पीरियड का अब इस पीरियड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम धार्मिक पक्ष समझ लीजिए एक तरह से, जो बेसिकली विचारक, विश्वास और उसको प्रूव करने के लिए जो इमारतें दिख रही हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो पीरियड हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का था, इसके पहले का पीरियड क्या था ये हम पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड था। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो वैदिक काल था 1500 से 1000 का, और उसमें क्या था कि ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, और कोई भी व्यवस्था समय के साथ साथ कभी उसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। परिवर्तन आया, समय आगे बीतता गया, और ये नए विचार, नए विश्वास भी शुरू हुए। अब आप सेकेंड लाइन देखिए, इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए हैं। मतलब हमें इस चैप्टर में समझ में आएगा कि जो उनके विचार थे वो कहाँ पे हमें लिखित रूप में मिल रहे हैं, हमें साहित्यिक उसका क्या मिल रहा है, या वो मौखिक रूप से कैसे एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन के पास गए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास गए। और इन बातों को समझने के लिए हमें स्थापत्य कला और मूर्ति कला का भी हम पूरा भरपूर उनकी हेल्प लेंगे, उसमें उसको अभिव्यक्त भी किया गया है, ठीक है। अब आप देख चुके हैं कि हल्का सा मैं इस लेसन को थोड़े से ना दूसरे तरह से आपको पढ़ाऊंगी, चैप्टर वाइज एक एक पेज नहीं। हम सबसे पहले पहुंचेंगे सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट पे पहुंचिए पहले, जहां पे आपने देखा, अपनी बुक में देखिएगा सेकंड पॉइंट जो आपका आता है, ये बता रहा है आपको पृष्ठभूमि बता रहा है, और कह रहा है कि ईसा पूर्व जो पहले 1000 साल थे, सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल, वो बाई चांस ऐसा है कि पूरे विश्व इतिहास में अनेक विचारक, अनेक दार्शनिक उभर कर सामने आए हैं। ये वही टाइम है जब भारत में महावीर और बुद्ध हुए हैं और अन्य कई चिंतक हुए हैं। उसी तरह से कह रहा है आपको, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुगनत्सी, यूनान में सुकरात, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल लिखा होगा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और ये वही पीरियड है तकरीबन जो हम देख रहे हैं कि नए नए विचार उभर कर सामने आ रहे हैं। अब नए विचार कैसे? शुरू में तो हमारा ब्राह्मणीय व्यवस्था चल रही थी वैदिक काल में, ठीक है। और कोई भी व्यवस्था आप करते हैं तो समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। एक छोटी सी आप अपनी अलमारी भी सेट करते हैं तो समय के साथ आपको लगता है कि नहीं, अब ये चीज यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए। आप ड्रेसेस में देखिए, समय के साथ कैसे ड्रेसेस बदलती गई हैं, कैसे पहनावा परिवर्तित होता गया है, और आज भी हम पुराने पहनावे को भी रख रहे हैं और नए उसमें परिवर्तन करके भी रख रहे हैं। इसी तरह से हमारे दार्शनिक विचारों में भी होता है। ये वो टाइम है कि नए राज्य और शहर भी उभर रहे थे, क्योंकि हमारा वही 600 ईसा पूर्व वाला टाइम चल रहा था। जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, और ये जो मनीषी मतलब जो इंटेलिजेंट लोग, जो बुद्धिमान लोग थे, वो भी इन बदलते हालात को समझकर और अपने विचारों को भी बदल रहे हैं, लोगों के हिसाब से बदल रहे हैं। अब ये हम चूंकि पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट में, तो पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम
हम 600 से पीछे जाते हैं तो हम वही वैदिक काल में पहुंच जाते हैं। अब ये 2.1 में देखिए, ये एक पैराग्राफ है जो हमें 2.1 एक बैकग्राउंड दे रहा है कि वैदिक पीरियड कैसा था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सामाजिक वाले लेसन में। और ये कह रहा है कि हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक परंपराओं के बारे में। ठीक है, तो 1500 से 1000 तक, और हम 1000 के बाद का भी हम बोलते हैं, उसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है? ऋग्वेद से मिल रही है। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? देवताओं की स्तुति का संग्रह है। कौन सी देवताओं की? अग्नि, इंद्र, सोम इत्यादि। क्या होता था ऋग्वेद में, किस तरह से है? वो कह रहे स्त्रोत हैं उसमें आप कह सकते हैं श्लोक हैं, स्त्रोत है। यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था। किसकी पूजा करते थे? अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की पूजा करते थे। और वो श्लोक पढ़े जाते थे, वो स्त्रोत पढ़े जाते थे। और क्या कामना की जाती थी? क्योंकि जिस तरह की उनकी लाइफस्टाइल थी, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पितृसत्तात्मक परिवार था, तो आगे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था। शुरू में ये लोग कृषि प्रधान ज्यादा नहीं थे, मवेशी इनके पास ज्यादा थे, तो जिसके आप एक मवेशी उनकी एक वेल्थ थी। ठीक है, तो आप कह रहे यज्ञों के समय किन स्त्रोतों का उच्चारण करते थे? मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। तो ये वाला जो पैराग्राफ, आप दूसरा पैराग्राफ में मैं अभी आपको बताती हूँ, ये हम 2.1 अगर हम एक टुकड़े को ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, ऋग्वेद के बारे में बताया है, हमें टाइम पता लग गया है, कौन से भगवान पूजे किसकी पूजा की जाती थी वो पता लग गया, कैसे करते थे, स्त्रोतों से करते थे और यज्ञ करते थे। यज्ञ शुरू में सामूहिक रूप से किए जाते थे, कम्युनिटी लेवल पे। बाद में हम देख रहे हैं, ये देखिए टाइम और आगे बढ़ता जा रहा है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इस समय क्या शुरू हो गया कि कुछ यज्ञ घर के मालिकों द्वारा भी किए जाने लगे, और बहुत से छोटे बड़े अनेक तरह के यज्ञ मतलब हवन। ठीक है, और ओपन एयर में इनका होता था। कोई देखिए, कोई भगवान, कोई मूर्ति पूजा नहीं है यहाँ पे, यह प्रकृति पूजा है। अग्नि की पूजा, इंद्र की पूजा जो बारिश के देवता हैं, इस तरह से हम देखते हैं प्रकृति पूजा है। और कह रहे कुछ यज्ञ घर के मालिकों द्वारा किए जाते थे, और कुछ बड़े बड़े यज्ञ भी थे, जैसे राजसू और अश्वमेध, जो उनके कबीले का सरदार होता था या उस इलाके का बड़ा राजा होता था, वो लोग करते थे। यज्ञ करवाता कौन था? पुरोहित, ब्राह्मण जो पुरोहित थे वो अनुष्ठान करवाते थे। ठीक है, अब ये हमारा ब्राह्मणीय व्यवस्था जो चल रहा, पर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया और लोगों के विचार में, और ये समय भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब कुछ नए भी हमारे साहित्य उभर कर सामने आए, जैसे कि आप देख रहे हैं उपनिषद। यह उपनिषद की बात हो रही है, 6ठी सदी ईसा पूर्व से लिखे गए हैं। उपनिषद असल में गिनती में 18 हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक, जिसमें अध्यात्म की बात होती है। जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावना है, पुनर्जन्म क्या है, लोगों के आज भी क्यूरियोसिटी है, उस समय भी ये क्यूरियोसिटी थी। अच्छा, होता क्या था कि जो पूजा होती थी वो ब्राह्मणों द्वारा ही, पुरोहितों द्वारा ही हो रही है। वो आपने पढ़ा कि यज्ञ भी हो रहे हैं, वो स्त्रोत जो संस्कृत के श्लोक थे, वैदिक श्लोक थे, वो पढ़ के हो रही है। तो आम इंसान अभी भी कंफ्यूज्ड है, और उसको समझाने के लिए धीरे धीरे कुछ कुरीतियां भी उसमें आने लगी, कुरीतियां भी आने लगी व्यवस्था में। जैसे कुछ नियम कठोर होते चले गए, कुछ व्यवस्थाएं कठोर होती चली गई, तो उनको देखने के लिए समय के साथ हम देख रहे हैं कि नए नए विचारक भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और आप इसको पढ़ेंगे, ये वाला पैराग्राफ आपका उपनिषद के बारे में है। ये आपको 2.3 बता रहा है कि वाद विवाद और चर्चाएं, भारत की एक यही खूबी है कि यहाँ पे हर तरह के विचारों को प्राथमिकता दी जाती है, उनको एक अवसर दिया जाता है सामने आने का। ठीक है, और ऐसे ही आप देखिए, ये लाइन आप इतनी इंटरेस्टिंग लाइन है और आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। समकालीन बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उस समय 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर आप हम विचारक और विचारकों की बात करें, लीडर्स की बात करें, तो उस समय
हमें 64 मिल रही हैं, मुख्य परंपराएं मिल रही हैं, मुख्य विचार मिल रहे हैं, और उसमें से हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कुछ ज्यादा विशेष रूप से पढ़ेंगे। वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी से संबंधित देती हूँ। और ये दिख रहा है कि क्या होता था कि भारत में ये एक ओपन था कि चर्चाएं होती थी। कुटाघर शालाओं में क्या होता था, झोपड़ियां बनी, नुकीली छत वाली झोपड़ियां, जैसे आप स्कूल में देखते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कोई लड़ाई नहीं होती है, उसको हम लड़ाई नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं अपने अपने पक्ष रख के अपने अपनी बात को प्रस्तुत करना। तो भारत में ये पूरा एक ओपन था कि आप अलग अलग विचार के हो सकते हैं और अपनी अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो और ऐसे ही जो हमारे जो वाद विवाद होते गए उसमें बहुत सारी नई गुरु उभर कर सामने आए, और कुछ उसमें से महावीर और बुद्ध शामिल हैं। ठीक है, जो ज्यादा हम जो पढ़ेंगे वो महावीर और बुद्ध के बारे में, और ज्यादा हम बुद्ध धर्म के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। इन लोगों ने क्या किया, जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा था उसको उन्होंने थोड़ी थोड़ी उसमें इनको कमियां दिखी, उन्होंने वेदों के प्रभुत्व पे प्रश्न उठाया। वो उसको नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि पूजा सिर्फ पुरोहित ही क्यों कराएगा, जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ठीक है, और ये समझ ब्राह्मणवाद की समझ से बिल्कुल भिन्न है। और जो जाति और लिंग का जो भेद बन गया था, वर्ण व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था जो बन गई थी, और जो पुरुष प्रधान समाज था, तो ये जो लिंग भेद की बात हो रही है, तो उन्होंने इन सारी बातों को नहीं माना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बुद्ध और महावीर और बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में जो हमारे मुख्य स्रोत हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, जितना पोर्शन हमने लिया है उसी में से जवाब मिल जाता है। पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के कुछ विचारकों का मिलान करें। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म सुकरात चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग, सेकंड बुद्ध जैन धर्म सुकरात अरस्तु प्लेटो, थर्ड उपरोक्त दोनों पॉइंट्स या सिर्फ सेकंड पॉइंट। या आप पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में कुछ विचारक हैं, कौन से हैं ये आप चुनिए, टिक कीजिए। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या था? पूर्व वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद कब संकलित किया गया था? ऋग्वेद कब संकलित किया गया? ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या वर्णित किया गया है? ऋग्वेद के स्रोतों का कब प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद के स्रोतों का कब प्रयोग किया जाता था? और कोई सरदार या राजा जो लोग होते थे वो कौन कौन से प्रमुख यज्ञ करते थे? और एक 7 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ, आपका ऑप्शन वाले मैंने क्वेश्चन दे दिया है, घर में होते थे, सामूहिक रूप से होते थे। शुरू में सामूहिक होते थे, परंतु 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से घर के मालिकों द्वारा घरों में होने लगे। या चौथा चॉइस है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों चीजें ठीक है। अब आप इतने की तैयारी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और हाँ, वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे बच्चे सभी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे।